जैसा कि आपको मालूम है कि अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें अपन ने जो अभी तक के वाक्य देखे थे, पहले साधारण वाक्य देखे, फिर इंटेरोगेटिव देखे और इंटेरोगेटिव में भी हु और हुम से शुरू होने वाले वाक्य देखे, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे। इस तरह से अपन ने अभी तक ये 3 टाइप के वाक्य देखे। उसके बाद अगला है इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस, इन्फिनेटिव टू वाला सेंटेंस है जो कई जगह आपको गोइंग टू के रूप में बोर्ड में पहले आया हुआ भी। इन वाक्यों की पहचान कैसे करें? कई बार गोइंग टू का यूज करके भी करवा सकता है कि ये इन्फिनेटिव का है क्या। देखिए, इन वाक्यों के अंदर आपको एक वर्ब टू से पहले, दूसरी वर्ब टू के बाद और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि भाई टू से पहले वर्ब तक का ही काम है और दूसरी वर्ब है वो टू के बाद है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इन वाक्यों की जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी तक अपन टेंस परिवर्तन करते आ रहे हैं। एक्टिव से पैसिव में जो वाक्य देखे, जैसे साधारण को देखा, प्रश्नवाचक को देखा, वहां तक अपन ने टेंस परिवर्तन किया था। इम्पेरेटिव में टेंस वाली बात नहीं थी, उनका अलग फार्मूला था। और अब ये है इन वाक्यों में जो जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इनका फार्मूला रहेगा। तो इसका मतलब टेंस नहीं बदला। और अब वाक्य देखते हैं। पहला है दे आर going to declare our results very soon। इस टाइप का वाक्य बोर्ड में आया हुआ है। पहले दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी वर्ब है, टू इन्फिनेटिव आ गया, फिर दूसरी वर्ब आ गई डिक्लेयर और उसके बाद आवर रिजल्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है। यही मैंने इनकी पहचान के लिए आपको बताया था कि एक वर्ब टू से पहले, दूसरी वर्ब टू के बाद और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। और आपको यह भी बताया था इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय इन वाक्यों में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। शुरू में आ जाएगा आवर रिजल्ट्स आर गोइंग टू। अब टू के बाद में आपको बता रखा है बी लगाओ, टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो दूसरी वर्ब ये है डिक्लेयर्ड वेरी सून। और वेरी सून बाय देम लगाते हो तो ठीक है और नहीं लगाते तो कोई आवश्यक नहीं है। तो पहला वाक्य तो ये हुआ जिसके अंदर अपन ने ये देखा कि टू से पहले एक वर्ब है, टू के बाद दूसरी वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है। दूसरा है शी इज टू वॉश द क्लॉथ्स। इसमें भी देखिए इज आपकी वर्ब दे दी, वॉश भी आपकी वर्ब है, द क्लॉथ्स आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द क्लॉथ्स आर, क्योंकि पहले करता सी था, सी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन था इसलिए इसके साथ इज था। द क्लॉथ्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया। द क्लॉथ्स आर टू बी, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो एक प्रकार के तो ये वाक्य हो गए अपने। कौन से वाक्य हुए? इन्फिनेटिव वाले शुरू, उसमें टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड, यानी इन्फिनेटिव के बाद में आपको शुरुआत करना है इसका हल करने। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है। दूसरे हैं स्टेटमेंट वाले वाक्य। स्टेटमेंट
स्टेटमेंट का मतलब कथन, कथन वाले वाक्य होते हैं। इनकी जो पहचान है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन वाक्यों की जो पहचान करते हैं उसमें क्या होता है कि दैट से एक दूसरा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरा कथन जुड़ा हुआ होता है। इनकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब आपके लिए ज़्यादातर ये रहता है कि दैट से पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, वर्ब मिल जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप इट को ऑब्जेक्ट मान सकते हो। एक तो ये तरीका होता है इनका, जैसे द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू increase the taxation. The government has decided to increase taxation. ये वाक्य तो आपका किस टाइप का है? इन्फिनिटिव वाला। और इसी को द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट taxation should be increased, ऐसे दे दे इसी वाक्य को। तो ये ऊपर तो इन्फिनिटिव वाला रह गया और नीचे इसको दैट कथन से जोड़ते ही स्टेटमेंट वाला हो गया। दोनों में अंतर आ गया ना। तो ऊपर तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेशन, जो अभी अपन करके गए हैं। कौन सा वाक्य? इन्फिनिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव टू है और इसी वाक्य में दैट जोड़ दिया। तो देखिए इसमें यहाँ तो टैक्सेशन शुड बी इंक्रीज्ड, पहले से ही पैसिव वॉइस दे दी इस वाक्य की। तो अब बच गया अपना ये पहला वाला वाक्य। और कथन वाले वाक्य का इजीली अगर आप पैसिव वॉइस करना चाहते हो तो उस वाक्य के लिए आपको बता दिया कि उसमें दैट से पहले ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, वर्ब मिल जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लेना होता है? इट को लेना होता है। तो इसको अगर दैट से शुरू है ये, तब हो जाएगा इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और आगे वाक्य दैट से जुड़ के ऐसा का ऐसा चला जाएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट टैक्सेशन शुड बी इंक्रीज्ड। और अगर ऊपर वाला जो इन्फिनिटिव के तरीके से करते हैं तो द टैक्सेशन हैज डिसाइडेड टू बी इंक्रीज आएगा, तब वो इन्फिनिटिव वाला वाक्य हो जाता है। एक और वाक्य देखते हैं इसका। People say that honesty is the best policy. People say that honesty is the best policy. तो इसमें देखिए दैट से दूसरा क्लोज जुड़ा हुआ, दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ। तो एक तो इतना ही हो गया, पीपल से सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो ही चीजें हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। इस वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इट आपको बताया जो इजी तरीका, ये इट इज सैड। इट इज सैड इसलिए आया, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। इट इज सैड दैट, और आगे का वाक्य वैसा का वैसा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसी को जब दूसरे तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा टफ है। उसमें फिर क्या है कि दैट के बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लेते हैं, ऑनेस्टी इज, से की थर्ड फॉर्म सैड, क्योंकि इसके बारे में ही तो बताया जा रहा है, ये वर्ब इसी के बारे में बता रही है। सैड टू, अब बी, ये बी इसका रूप हो गया द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए। और ये पहले वाला ये इजी है कि इसमें तो इतना ही याद रखना है कि दैट से पहले
पहले के सेंटेंस में चेंज करना है और उसमें आपको इट को सब्जेक्ट लेना है, फिर ये देख लेना है कि वो वाक्य कौन से टेंस का है। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस का जो ज़्यादातर पोर्शन है, करीब करीब मेरे आइडिया से 99%, कोई एक आधा एक्सेप्शन के वाक्य कहीं रह गए वो बात दूसरी है, 10th लेवल के इसके अलावा नहीं आ सकते। ये जो वाक्य ये इसलिए करवाए गए हैं आपको क्योंकि 2007-8 उस टाइम जो 10th का बोर्ड होता था उसमें इस टाइप के वाक्य आए हुए हैं। जैसे अली इज गोइंग टू थ्रो द बॉल, ऐसा वाक्य आया हुआ है, अली इज गोइंग टू थ्रो द बॉल, तो वो इन्फिनेटिव वाला वाक्य है, टू से शुरू। तो इस तरह के वाक्य भी आपको करवा दें क्योंकि आपका नया सिलेबस आ रहा है, तो नए सिलेबस में आपको हर टाइप के वाक्य की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, अभी तक आपको हर टाइप के जो सेंटेंस थे वो करवाए गए। यहाँ पर आपके सामने एक एक्सरसाइज डाली जा रही है जो आपकी बुक से लिए गए सेंटेंस है, जो 10th क्लास की बुक थी उसमें से लिए हुए सारे के सारे सेंटेंस हैं। तो अब इनमें देखते हैं कौन सा वाक्य कैसे अपन हल करते हैं। पहला, हु बॉट इट। अब देखना, हु वाले वाक्य में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उनकी पैसिव बनाते समय हु के स्थान पर क्या लिखते हैं, बाई हुम, बाई हुम लिख दिया। टेंस कौन सा है ये ध्यान करो क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर दो ही टेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। बोट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। बाय होम वॉज इट आपका ऑब्जेक्ट था, बाय होम वॉज इट, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोट, बाय होम वॉज इट बोट। हो गया एक वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं, ये वाक्य है, इसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट है, डू आपकी मेन वर्ब है। कई बार ये गलती कर बैठते हैं, डू को हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, तो डू को हेल्पिंग वर्ब मान लोगे तो आगे जाकर के देखो वर्ब कहाँ है फिर, है ना। और यहाँ से ए लॉट ऑफ वर्क, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। शुरू में आ जाएगा ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, और सिंपल प्रेजेंट है उसमें सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूस के लगते, इज एम आर, ए लॉट ऑफ वर्क, ये सिंगुलर हो गया, इज, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय द स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स। ये आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तीसरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पैसिव वॉइस में गलती नहीं होगी। ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, दिस रूम आपका ऑब्जेक्ट है। वही तीन चीजें मिली अपन को यहाँ तक, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तीन ही चीजें मिली। तो ये यूज है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यूज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दिस रूम, इज एम आर का यूज करेंगे, इज यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ओकेजन्स बाय एस लिखते हैं तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगला देखिए, क्लोज द विंडोज, ये वाक्य है, इसमें क्लोज वर्ब है और द विंडोज आपका ऑब्जेक्ट है, और जिस वाक्य की शुरुआत वर्ब से है और अंत में फुल स्टॉप है, इसका मतलब वो वाक्य आज्ञार्थक है। नहीं तो प्रश्नवाचक वाक्य के भी वर्ब आ सकते हैं, आज्ञार्थक वाक्य है। और आज्ञार्थक वाक्य की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब उसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द विंडोज, लेट द विंडोज बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। अगला वाक्य देखिए, ये प्रश्नवाचक वाक्य भाई, शुड यहाँ पर मॉडल है, यू आपका सब्जेक्ट है, ये मॉडल वाला वाक्य आ गया है, यू आपका सब्जेक्ट है, ट्रस्ट आपकी मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो चार ही चीजें बदलती हैं, सब्जेक्ट बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और मॉडल दिया है हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो मॉडल में बी जुड़ जाता है। वाई का तो वाई रह जाएगा, वाई शुड, ऑब्जेक्ट कौन था, मी, वाई शुड आई नॉट बी, ट्रस्ट की थर्ड फॉर्म होती है ट्रस्टेड, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, बाय यू, बाय
यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपका 5 का जो सेंटेंस था जो कि मॉडल से शुरू था। अगला देखिए, नोबडी नोज द ट्रुथ, नोबडी सब्जेक्ट, नोज वर्ब, द ट्रुथ आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है? इसमें वर्ब में अपने आप भी क्लियर हो रहा है, वर्ब के साथ ऐसे ऐसे एक ही टेंस में लगता है, और वो टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो शुरू में आ जाएगा द ट्रुथ इज नॉट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी नो की नॉन। ध्यान करना, आपको पहले भी बताया था, फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि किसी वाक्य का कर्ता नो वन नो बॉडी होता है, उसको नेगेटिव रूप दे देते हैं क्योंकि सेंस पहले से ही उसका नेगेटिव है, तो इसीलिए इसमें ये नोट लगाना पड़ा। अन्यथा आप क्या कर जाओगे कि नो बॉडी नो वन ये सारे अनिश्चित करता है, और तुम लोग क्या करते हो फिर कि अंत में बाय नो बॉडी दिखा देते हो द ट्रूथ, तो वो वाक्य थोड़ा सा गलत हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नो वन नो बॉडी वाला वाक्य उसको नेगेटिव रूप देना, ऑलरेडी नेगेटिव रूप में। समवन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, फॉलोइंग आपकी मैन वर्ब, और अस आपका ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका, और अस का सब्जेक्ट बन जाता है वी। अब समवन था तब इज हेल्पिंग वर्ब थी, अब ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाए तो वो वी है जो प्लूरल फॉर्म में है, वी के साथ आर लग जाएगा, वी आर बीइंग। फॉलो की थर्ड फॉर्म होते हैं फॉलोड, और बाय समवन लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बाय समवन अपने आप अंडरस्टूड है। अगला वाक्य देखिए, किस टाइप का वाक्य है ये? इंपेरेटिव वाक्य है, क्योंकि कैसे पता चला कि शुरू में वैसे डू नॉट है वो इंपेरेटिव में यूज करवाता जाता है, और अंत में फुल स्टॉप है। ये जो इंपेरेटिव वाक्य है वो लेट से शुरू हो जाएगा, लेट। अब इसमें ये पूरा का पूरा, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के कई बार ऑब्जेक्ट बनाता, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। लेट फन ऑफ द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड लेट वाला वाक्य है ना, तो उसमें यही तो कहते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की थर्ड फॉर्म। लेट फन ऑफ द हैंडीकैप्ड नॉट बी मेड। आगे अर्थक वाक्य का इसी तरीके से तो बनाते हैं, लेट, उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा क्या था? ऑब्जेक्ट था, और उसके आगे नेगेटिव रूप में था, नोट लगा दिया, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप यूं भी बना सकते हो, दोनों सही है। यू आर एडवाइज्ड नोट टू, आगे वाक्य वैसा वैसा, नोट टू मेक फन ऑफ द हैंडीकैप्ड, फन ऑफ द हैंडीकैप्ड, क्योंकि इसमें सलाह भी है ना, वो क्लियर है, तो इनमें से एक मिलेगा। कई बार क्या है कि कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें वो क्या करता है कि ये भी डाल सकता है, यह भी डाल सकता है, लेकिन मिलेगा एक ही। और वैसे आप एग्जाम में जब हल कर रहे हो तब अगर आपने ये भी कर दिया तो कोई गलत नहीं करेगा। कंपटीशन में तो हो सकता है इस चीज को छोड़ दिया हो, इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें सलाह भी है, तो वो अगर यू आर एडवाइज तो आपके ध्यान रहना चाहिए कि यह भी इसका हो सकता है। और तीसरा भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है द फन ऑफ द हैंडीकैप्ड। ये जो 8 का जो सेंटेंस है ना, इसका तीसरा भी हो सकता है, और वो हो द फन ऑफ द हैंडीकैप्ड शुड नॉट बी मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। यह भी सही है। तो एक इस आपका सेंटेंस था डू नॉट मेक फन ऑफ द हैंडीकैप्ड, तो इसी सेंटेंस के 3 उत्तर बन रहे, 1 2 और शुड है वो भी तो एडवाइस के लिए आता है। तीनों वाक्य सही है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो आपका लेट वाला गलत नहीं कर सकता अगला उत्तर।
और यह भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से ये तीनों चीजें ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि वो तीनों नहीं डालेगा उत्तर में, इनमें से एक ही टाइप का डालेगा उत्तर। इसलिए ये तीनों कि इस वाक्य के इस टाइप के वाक्य बन सकते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी। और उससे अगला भी वही इंपेरेटिव है, नेगेटिव रूप में है। ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें भी बन सकता है वो चीज। कोई तुमसे कहता है डू नॉट टच दिस स्विच, कोई बिजली का स्विच है, उसके लिए आपको कहता है डू नॉट टच दिस स्विच। इसका मतलब क्या है कि इस स्विच को छुओ मत, इसका मतलब सलाह दे रहा है। या तो इसको करेंगे, लेट से बना लेंगे एक तो, लेट दिस स्विच नॉट बी, टच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टच्ड। लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड। शुड से करते हो, दिस स्विच शुड नॉट बी टच्ड। और अगर कोई बड़ा आदेश दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच। तीनों तरीके से बन सकते हैं ऐसे वाक्य जिनमें अपन को ये दिखाई देता है कि सलाह है, तो वहां शुड का भी यूज करवा सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू का भी यूज करवा सकता है। अगला वाक्य डू नॉट डू इट, और ऐसा वाक्य बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत पहले, क्योंकि मैंने बोर्ड के कई सालों पहले के पेपर भी देखे, 2007, 2005, 2003 यहाँ तक के वाक्य थे। उन वाक्यों के अंदर ये था। तो यहाँ पर डू वर्ब है, इट आपका ऑब्जेक्ट है, और ये इसको नेगेटिव रूप देने के लिए डू नॉट डू इट। तो शुरू में क्या आ जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट क्या आपका, इट नॉट बी डन, लेट इट नॉट बी डन। और एक बार बोर्ड में इतना ही वाक्य आया हुआ है, डू इट। यहां पर जो वाक्य है इतना ही आया हुआ है, सिर्फ डू इट। तो डू आपकी यहां पर मेन वर्ब है, इट आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसको भी दो तरीके से बना सकते हो, लेट इट बी डन या यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे कोई आदेश दे रहा है ना आपका, दोनों वाक्य सही है। एक दोनों इसलिए बताए जा रहे हैं कि बोर्ड में तो आपने दोनों में से कोई सा उत्तर लिख दिया, ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर कंपटीशन की एग्जाम फेस कर रहे हो, वहां पर वो क्या है कि दोनों में से एक चीज चाह रहा होगा, इसलिए वहां पर ये दिक्कत हो जाती है। प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों के लिए आपको बताया हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं तथा प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू। अब आगे ये वाक्य चला जाएगा, ओवर ईट और यू विल बी इल। यह भी सही है, और साथ में इसमें ध्यान करना, इसमें सलाह भी दिया, सलाह भी दे रहा है। तब आप यूं भी कर सकते हो, यू शुड नॉट, ये विल बी इल है ना, दो वाक्य दे दिए इसमें, प्लीज डू नॉट ओवर इट और यू विल बी इल। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ओवर इट और यू विल बी इल। एडवाइज्ड वाला लेओगे ना तो यू आर एडवाइज्ड आ जाएगा। फिर प्लीज वाला जो रूल है ना, रिक्वेस्टेड, वो लैंग्वेज के लिए कोई भी नियम 100% अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें भी दोनों रूप हो सकते हैं। लेट से तो हो ही हो, वो सॉरी, उससे रिक्वेस्टेड से तो हो ही हो सकता है, रिक्वेस्टेड तो है ही है इसमें, प्लीज और काइंडली वाले, लेकिन इसमें सलाह भी दिखाई दे रही है, इसलिए यू आर एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ओवर ईट और यू विल बी इल। इस तरह से ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके सामने टोटली एक्सप्लेन की गई, हर टाइप का सेंटेंस लिया गया है और वो वाक्य भी लिए गए हैं जो पीछे बोर्ड में आए हुए हैं। इनमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो वो पूछना। बाकी जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक है, चाहे 10th क्लास है, चाहे 11th है, चाहे 9th है, सबके लिए ये उपयोगी है, यूजफुल, फ्रूटफुल है, सबके काम आएगा। और कहीं भी किसी प्रकार की मैं सोचता हूँ अब दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, हर टाइप के वाक्य हमने कराए हैं।